वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक झा। हमने अपने लास्ट वीडियो में यह डिस्कस किया कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं और कैसे आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे टैक्स सेव कर सकते हो। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एनपीएस में पैसे क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन एनपीएस स्कीम। आज के हमारे वीडियो में हम एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के 6 बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एनपीएस से रिलेटेड बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा ताकि हम एनपीएस के बेनिफिट्स को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहला है, हु इज एलिजिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। एनपीएस में पैसा कौन इन्वेस्ट कर सकता है? एनी इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, जिसकी एज 18 से 65 साल के बीच में है, ये लोग एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट की जो मैच्योरिटी होती है वो 60 इयर्स होती है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन, लेट्स से जिसने 18 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, जैसे ही उसकी एज 60 होगी उसका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। बट अगर किसी ने 60 इयर्स के बाद इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, उसके केस में उसको मिनिमम 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट करनी है एंड उसके बाद वो अपना पैसा एनपीएस अकाउंट से निकाल सकता है। उसके बाद है कि एनपीएस में पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। इंडिया में एक अथॉरिटी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएफआरडीए। पीएफआरडीए एक इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो एनपीएस को इंडिया में रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए के अंदर कुछ पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो 3 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन। या अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो ऐसे 8 पेंशन फंड हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उन पेंशन फंड मैनेजर्स के नाम मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किए हैं। बेसिक्स में लास्ट है कि एनपीएस में पैसा मार्केट में कैसे इन्वेस्ट होता है। एनपीएस ऐसे वर्क करता है कि इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अपना पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स को देते हैं एंड पेंशन फंड मैनेजर्स इंडिविजुअल के बिहाफ पे वो पैसा आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उस पे रिटर्न अर्न करके इन्वेस्टर को वापस देते हैं। इसमें 2 तरीके की चॉइसेस होती हैं। पहला है एक्टिव चॉइस, जिसमें आपका पैसा आपकी मर्जी से इन्वेस्ट होता है। दूसरा है ऑटोमेटिक चॉइस या फिर ऑटो चॉइस, जिसमें आपका पैसा एक डिफॉल्ट बेसिस पे डिफरेंट जगह इन्वेस्ट हो जाता है। एक्टिव चॉइस में 3 क्लास ऑफ एसेट्स होती हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। पहला है इक्विटी, जिसको क्लास ई भी बोला जाता है। दूसरा है कॉर्पोरेट डेट, जिसको क्लास सी बोला जाता है। तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको क्लास जी बोला जाता है। इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है और आप या फिर कोई भी इन्वेस्टर अपना मैक्सिमम 75% ऑफ द फंड ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने पेंशन फंड में 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, उसमें से सिर्फ 750 रुपए वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। इक्विटी की लिमिट 75% इसलिए भी रखी है क्योंकि इक्विटी सबसे हाई रिस्क एसेट क्लास है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में जो कॉर्पोरेट डेट है, इसमें रिस्क मीडियम है और रिटर्न भी मीडियम है। इसीलिए आप अपने कॉर्पस का 100% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट डेट में मेनली वो सिक्योरिटीज होते हैं जिसपे आपको फिक्स्ड इनकम रिसीव होती है। एंड लास्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आप 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड ये एक लो रिस्क एंड लो रिटर्न कैटेगरी ऑफ एसेट है। इसमें भी अगर किसी के पास कॉर्पस में 1000 रुपए अवेलेबल हैं तो वो पूरे 1000 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले क्लास में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में 3 ऑप्शन होते हैं। क्योंकि ये एक डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें आपको खुद से चूज नहीं करना पड़ता
कि आपको आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। बेसिकली इन्वेस्टर के पास इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, दूसरा कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, तीसरा एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। सो अगर कोई इन्वेस्टर मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड चूज करता है तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उसका रिस्क और रिटर्न मॉडरेट रहे। सिमिलरली अगर कोई कंजर्वेटिव चूज करता है तो इन्वेस्टर का पैसा ऐसे इन्वेस्ट किया जाएगा कि उसका रिस्क और उसका रिटर्न लो रहे। एंड अगर कोई एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड चूज करता है तो उसका पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि उसकी रिस्क और उसका रिटर्न हाई रहे। अब बात करते हैं एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला है, इट इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट मनी इन एनपीएस। बेसिकली एनपीएस एक वॉलंटरी स्कीम है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना ही है। देन इट इज वेरी सिंपल, आप कभी भी ऑनलाइन जाके एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हो। द होल प्रोसेस इज ऑनलाइन एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन एनपीएस। देन इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, आप कभी भी अपना क्लास ऑफ एसेट्स जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है उसको चेंज कर सकते हो। आप कभी भी अपने पेंशन फंड मैनेजर्स को चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट, इट इज रेगुलेटेड। बेसिकली आपका जो भी पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड है। सो द मनी इज सेफ। सेकेंड है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पे टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। हमने इस चीज को काफी डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो यहां पे इसको एक समरी के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहला है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पे 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद अगर किसी ने 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसको अप टू 50,000 की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD1B। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस में पैसा डिपॉजिट करता है तो आपको उस अमाउंट पे भी डिडक्शन मिलती है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल आप 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे भी टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो अगर आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो। थर्ड बेनिफिट है कि आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते टाइम तो टैक्स बेनिफिट मिलती ही है, बट जब आपका एनपीएस का अकाउंट मैच्योर हो जाता है उसके बाद जब आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालते हो तो उस पे भी आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है। सो एनपीएस अकाउंट की जो मैच्योरिटी होती है वो 60 इयर्स की होती है और एज पर द एनपीएस रूल्स आप अपने कॉर्पोरस में से 60% जो पैसा आपने जमा किया है वो पैसा आप निकाल सकते हो। सो लेट्स से अगर किसी ने 60 साल तक की सर्विस में अगर अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो वो 60 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उसमें से 6 लाख रुपए निकाल सकता है और बाकी का 4 लाख उसको आगे आने वाले सालों में एज अ पेंशन रिसीव होगी ऑन मंथली बेसिस। तो ये जो 6 लाख आपने निकाले हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 इयर्स, ये बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। एंड जो 4 लाख आपको एज अ पेंशन मिलेगी ऑन अ मंथली बेसिस, इस पे टैक्स लगेगा अंडर इनकम अंडर हेड सैलरीज या फिर इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। बट जब ये 4 लाख भी आपको रिसीव होगा तो उस टाइम पे भी आप इसके ऊपर स्लैब रेट का बेनिफिट्स ले सकते हो। सो एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम और पैसा निकालते टाइम दोनों टाइम आपको टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। सो नंबर 4 है मिनिमम फंडिंग ऑफ ओनली INR 1000। सो बेसिकली अगर किसी को एनपीएस का अकाउंट खोलना है तो वो सिर्फ 500 रुपीज पे करके अपना एनपीएस का अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन खोल सकता है। उसके बाद पूरे साल में मिनिमम 1000 रुपीज ही डिपॉजिट करने हैं ताकि आपका एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू रहे। सो एज यू सी यहां पे अगर कोई स्टार्टिंग इन्वेस्टर है जिसने अभी रिसेंटली फंड इन्वेस्ट करना शुरू किया है, सो वो 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करके एंड जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करके कंफर्टेबल होगा वो आगे अपने इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को इंक्रीज कर सकता है। स्पेशली उन केसेस में जैसे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं
जिनके पास फिक्स्ड इनकम का जरिया नहीं है, वो उनके लिए ये 1,000 रुपए का मिनिमम अमाउंट बहुत सूटेबल होता है, ताकि वो जैसे उनके पास फंड्स अवेलेबल हों वो अपना डिपॉजिट एनपीएस स्कीम में बढ़ा सकें। नंबर 5 है रिस्क रिडक्शन विद एज। जैसा कि हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था कि एनपीएस स्कीम के अंदर इन्वेस्टर का पैसा डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें इक्विटीज जो है उसमें रिस्क और रिटर्न सबसे ज्यादा होता है। तो एनपीएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टर की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो क्लास ऑफ एसेट है वो रिस्क से मूव करके लो रिस्क वाली कैटेगरी में कर दिया जाता है। एनपीएस की स्कीम ये ऑप्शन प्रोवाइड कराती है इन्वेस्टर को कि जब तक उसकी एज 30, 35 या 40 की है तब तक उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। वो उसको एक ऑप्शन देती है कि आप अपना पैसा इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जैसे जैसे इन्वेस्टर की एज और बढ़ती है वैसे वैसे ही उसको अपना पैसा इक्विटी से हटा के कॉर्पोरेट डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि उसका जो रिस्क है वो उसकी एज के साथ साथ कम होता रहे, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसके पास इनफ पैसा अवेलेबल हो। एनपीएस स्कीम जो है वो इन्वेस्टर की रिटर्न के साथ साथ उसके रिस्क को भी मैनेज करती है। सबसे लास्ट है मंथली पेंशन। जैसा हमने डिस्कस किया था कि एनपीएस के कॉर्पस में जो फंड अवेलेबल होता है उसका 60% तो आप अपनी सर्विस कंप्लीट होने के टाइम पे निकाल सकते हो और वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। बट बाकी का जो बचा हुआ 40% है वो आपको एज अ पेंशन आपकी रिटायरमेंट के बाद हर मंथ इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है। एनपीएस में पैसे इन्वेस्ट करके आप अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हो एंड इन्वेस्ट करते टाइम आप जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही एक्स्ट्रा अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद आपको रिसीव होगा। दैट इज द रिटायरमेंट बेनिफिट दैट एनपीएस प्रोवाइड्स। विद दिस आज के हमारे वीडियो में हमने एनपीएस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा एंड एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के 6 बेनिफिट्स को डिस्कस किया। एंड आई होप आपको आज की वीडियो के बाद एनपीएस से रिलेटेड बेनिफिट्स की और क्लैरिटी आई होगी। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एनपीएस स्कीम, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स in the comment box and I will try to answer that. Thank you so much for your time. If you like the video, please like and subscribe the channel for future video notifications.